आज आप समय की कद्र करेंगे तो आने वाला समय आपका होगा। अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आपका टाइम पीरियड पढ़ने का निर्धारित होना चाहिए। माय डियर, आप एक दिन पढ़कर, 2 दिन पढ़कर, 4 दिन मेहनत कर कर सिर्फ एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। ज्ञान अर्जित करने के लिए रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आपको अगर केमिस्ट्री समझनी है, जाननी है, तो पीरियोडिक टेबल जाननी ही पड़ेगी, आवर्त सारणी आपको जाननी ही पड़ेगी। तो आज हम आपको आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। पहली चीज़ आपको बताएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनमें कौन कौन से मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, धातु, अधातु, उपधातु। दूसरी बात हम जानेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स में किस प्रकार वैलेंसी होती है और किस प्रकार हम इनको आयंस में तोड़ सकते हैं। बहुत लोगों की समस्या होती है कि सर हमें आयंस में तोड़ना नहीं आता, तो वो भी हम बताएंगे। और तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि जितने भी सारे मेटल्स हैं, ये या नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड्स हैं, या जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें कौन किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में। हम जानेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स ठोस, द्रव, गैस किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप आवर्त सारणी देखते हैं तो आपको दिखता है शुरू में 2 कॉलम, बीच में 10 कॉलम और इधर 6 कॉलम, इधर 2 स्तंभ, 10 स्तंभ, 6 स्तंभ। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि उपकोष 4 होते हैं, सबसेल। सबसेल जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिनको नाम दिए गए हैं एस, पी, डी, एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14। इसी बेसिस पे, इसी आधार पर जिनका बाहरी इलेक्ट्रॉन, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, उनको एस ब्लॉक का नाम दिया गया। इसको हम बोलते हैं S1 S2, S1 S2। इसी प्रकार D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, D के 10, P के कितने 6, P1 P2 P3 P4 P5 P6, F के 14। तो उनको अलग से स्थान दिया जाता है। आपने बाजार से खरीदी हुई आवर्त सारणी या किताब में देखा हो कि नीचे वाले को बोलते हैं F ब्लॉक। अब बात करें इनमें कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो सीधा मेटल बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर कॉपी पेन लिए हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तीसरा है मेटलॉइड्स। अब इनमें कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल की हम डिफिनीशन पे नहीं जाते हैं, सीधी डिफिनीशन होती जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और फिजिक्स के हिसाब से बोलें तो जिनमें चमक होती है, ये सब सारी बातें। इन एलिमेंट्स में कौन कौन से मेटल्स हैं, तो इसका आंसर है S D F। S ब्लॉक मतलब ये सारे, D ब्लॉक ये सारे, और F ब्लॉक ये सारे के सारे मेटल्स हैं। मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर, अभी हम अपवाद पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे, और अगर F बना होता तो नीचे के सारे मेटल्स हैं। कुछ P ब्लॉक के भी मेटल्स हैं, कुछ मीन्स होता सम। कौन कौन से हैं तो उनको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा कौन कौन से नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड्स, तो आप समझ जाएंगे कि P में कौन कौन से मेटल्स हैं। अब अगली बात करें नॉन मेटल उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या ऋण आयन बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो P ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं। अब कौन कौन से नॉन मेटल हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका कार्बन, पहला नॉन मेटल है आपका कार्बन। दूसरा है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस। तीसरा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। और फिर ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये एस्टेटिन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब बात करें मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं। मैं आवर्त सारणी याद करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि इनमें कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। अब बात करें ये सारे मेटल्स, इसमें कुछ नॉन मेटल हो गए। एक और नाम छूट गया है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अगर आपसे कभी सवाल पूछें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका सबसे बड़ा दोष यही है, देयर इज नो परफेक्ट प्लेस फॉर हाइड्रोजन बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एस ब्लॉक मेटल्स एंड आल्सो बिहेव्स पी ब्लॉक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल है पर इधर रखा हुआ है, तो इसकी मतलब जगह फिक्स नहीं है। यही आपका क्या है, दोष है। हम दोष पे डिस्कशन बाद में करेंगे कोई और वीडियो पे। अभी जानते हैं कि इनमें कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स अगर यहाँ से देखिएगा, पहला है आपका बोरान। ये इसमें कार्बन क्या था, नॉन मेटल। नीचे के दो और मेटलॉइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। इसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉन मेटल। बचे कौन से, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये भी नॉन मेटल्स हैं। और इसके बाद इसमें जाएं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये नॉन मेटल हैं। बाकी बचे के नीचे दोनों टेलेनियम एंड पोलोनियम, सब मेटलॉइड्स उपधातु हैं। तो ये इतने उपधातु हैं। सीधा सीधा काउंटिंग अगर कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके अपना समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए। अब रीज़न क्या है इनके पीछे का वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। तो पहली चीज़ बात करते हैं कि कौन कौन से, नंबर सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें कौन से ठोस हैं, कौन से द्रव हैं, कौन से गैस हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सब समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ जाएंगे। अच्छा, सॉलिड स्टेट का मतलब है ना कि ठोस अवस्था में पाया जाता हो। हम जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है, आप सीधा सीधा आंसर है गैस। लेकिन ऑक्सीजन तो पानी में भी पाया जाता है, तो लिक्विड भी हो गया। ऑक्सीजन मिट्टी में भी पाया जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सॉलिड भी हो गया। लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट, सिर्फ ऑक्सीजन हो। अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो किस अवस्था में पाया जाएगा, तो उसका आंसर है गैस। H2O का मतलब क्या है, पानी, लेकिन उसमें हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर है ना, तो इसलिए हम वो जानते हैं कि कौन कौन से सॉलिड है, कौन कौन से लिक्विड है और कौन कौन से गैस है। सॉलिड के बारे में नहीं बताऊंगा। 99% एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट, 99% सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कौन कौन से लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं तो उनको जान लें। बाकी जो बचेंगे सारे के सारे क्या होंगे, ठोस होंगे। हम जान लें कि कौन कौन से लिक्विड हैं, कौन कौन से गैस हैं, बाकी जो बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, ठोस होंगे। तो पहली चीज़ बात करते हैं लिक्विड हैं कौन कौन। यहाँ से स्टार्ट करें, ये सब सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहाँ पर दो हैं, एक ये है एक ये है, सीजियम, फ्रेंसियम। अभी और सवाल होंगे कि मेटल कौन कौन से, लिक्विड में कौन कौन से, सीजियम, फ्रेंसियम। और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका एक होता मरकरी। आप लोगों ने पारा देखा होगा, मरकरी ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आगे बढ़ें तो गैलियम, गैलियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आगे बढ़ें तो ब्रोमीन। सिर्फ इतनी चीज़ें बस लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। सीधा सीधा नाम है, सीजियम, फ्रेंसियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन। सीजियम, फ्रेंसियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। अब बात करते हैं गैस। अब बात करते हैं गैस में कौन कौन से। अब देखिए सब सॉलिड है, बाकी सारा का सारा सॉलिड है। नाइट्रोजन आप जानते हैं अर्थ में 78% पाई जाती है। तो सबसे पहली जो गैस है वो एक हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन भी यहाँ से स्टार्ट करें, ये सारे के सारे सॉलिड है, ये लिक्विड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसके बाद बात करें तो फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हम लिख देता हूं मैं एक नाम, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें।
इन सबको अक्रिय गैसें कहते हैं। इन सबको हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो ये सारी की सारी गैसियस स्टेट में, बाकी इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और अक्रिय गैसें, इन सबको छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑल अदर्स आर सॉलिड, इन सबको छोड़कर सब के सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा, एलिमेंट का इन्वेंशन हुआ है, लेकिन कुछ एलिमेंट मानव ने बनाए हैं। तो एक सवाल है, कौन कौन से एलिमेंट मानव ने बनाए हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऐसे एलिमेंट्स जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ज़्यादा है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ज़्यादा है, उनको हम आर्टिफिशियल मानव निर्मित तत्व कहते हैं। उन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने देखो ये सब 92 के ऊपर वाले हैं, तो इनके ऊपर कभी जिक्र नहीं किया, सारी बातें बोली कि ये तो इनको बारे में आपको जानना भी नहीं है। तो मानव निर्मित एलिमेंट कौन से हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है, यूरेनियम के बाद के, और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप समझ गए सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। अब इसके आगे की कहानी पर जाते हैं। मेरा सवाल है, ऐसी मेटल, ऐसी धातु का नाम बताइए, सॉलिड में तो सारा पाया जाता है, जो लिक्विड में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किसी ऐसी धातु का नाम बताइए, धातुएं सॉलिड होती हैं, लेकिन ऐसी किसी धातु का नाम बताइए, ऐसी किसी मेटल का नाम बताइए जो द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ऐसी धातु है, देखिए ये सब धातुएं हैं, लेकिन कौन कौन सी हो गई आंसर? सीजियम, फ्रेंसियम। ऐसी धातुएं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसका आंसर क्या है? सीजियम, फ्रेंसियम। ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट। दूसरा, तीसरे नंबर पे मरकरी, Hg, ये भी लिक्विड स्टेट में है। और चौथे नंबर पर है आपका गैलियम, ये भी मेटल है, लेकिन किस स्टेट में पाई जाती है? मेरा फोन आ रहा है, मैं इसको पॉज करता हूं। लेकिन किस स्टेट में पाई जाती है? आंसर क्या है इसका आंसर है आपका, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मेटल के बाद ऐसी किसी नॉन मेटल का नाम बताइए, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जैसे कि ये नॉन मेटल है, ये सॉलिड में हो गई नॉन मेटल, ये गैसियस में हो गई। ऐसी कोई नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ सवाल और पूछ लेता हूँ। सबसे महंगी मेटल कौन सी है? सबसे महंगी धातु, इसका आंसर है प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु है प्लेटिनम। आप इसको बोलते व्हाइट गोल्ड, मतलब ये सोने से ज़्यादा महंगी है, लेकिन व्हाइट गोल्ड, चांदी नहीं है। ये सब इसलिए महंगी है क्योंकि रेयर है, बहुत मुश्किल से पाई जाती है। सबसे भारी कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? हैवीएस्ट मेटल का नाम बता सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑस्मियम, OS। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अब बढ़ते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। किस प्रकार हम आयंस में तोड़ सकते हैं? उसके लिए आपको बैलेंसी पता होनी चाहिए। और बैलेंसी कैसे पता करते? तो मैं तुरंत जल्दी से, एक वीडियो मैंने इसके पहले बताया हुआ, मैं जल्दी से बता दूं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब हम ये सब जानेंगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ संयोजकता, इस सब की 1 है, इन सब की वैलेंसी क्या है? 1 है। रीजन समझिएगा, सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11, 2, 8, 1। एक का रीजन बता दूँ, सोडियम आता है 11 नंबर पे, 2, 8, 1। इसकी वैलेंसी 1 क्यों है? वैलेंसी सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट सेल, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितना? 1। अब एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। हर परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अगर इसको 8 पूरा करना है, इसके पास 1 है, इसको कितने चाहिए? 7 चाहिए। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक छोड़ देगा तो 8 हो जाएंगे, ये गायब हो जाएगा।
दूसरा क्या है, 7 ले ले। तो इसके लिए क्या आसान है, एक छोड़ना। अगर एक छोड़ना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा तो इसकी वैलेंसी है 1। इसी प्रकार ये 2 छोड़ते हैं। अच्छा, एक छोड़ेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि जब भी हम सोडियम को तोड़ेंगे तो कैसा चार्ज देंगे, पॉजिटिव। सोडियम को तोड़ेंगे कैसा चार्ज देंगे, पॉजिटिव, बिकॉज इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इन सब की वैलेंसी 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे प्लस का 2, जितने भी हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, हेलिना केरब सीज फ्रांस में है। जिनकी 1 है उसको याद करने का तरीका क्या है, हेलिना केरब सीज फ्रांस में है। जिनकी 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसको याद करने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जिनकी वैलेंसी 3 है, इन सब की वैलेंसी 3 है। ये भी मेटल्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 ले लें या तो 3 छोड़ दें। इनके लिए क्या आसान है, इनके लिए क्या आसान है, 3 छोड़ना। तो ये 3 छोड़ते, इनकी वैलेंसी 3 है। अब मैं कहूँ एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आएगा, तो आंसर क्या है, प्लस का 3, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। प्लस का 3 क्यों आया, जब भी हम आयंस में तोड़ेंगे, इसकी वैलेंसी 3 है, इस पे +3 का चार्ज देंगे क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसके बाद इनकी वैलेंसी 4 है, इनकी वैलेंसी फिर 3 है, इनकी वैलेंसी फिर 3 है। रीजन क्या है, इनके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 ले लें या तो 5 छोड़ दें। अब 3 लेना ज़्यादा आसान है एज कंपैरिजन 5 छोड़ना। तो ये लेने वाले हैं और इनकी वैलेंसी फिर कितनी हो गई, 3। ऐसा नहीं कि 3 ही होती, इसकी 3 और 5 दोनों होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं अधिकतम मैक्सिमम वैलेंसी रूल, अधिकतम संयोजकता नियम। अभी हम सिर्फ बेसिक वैलेंसी की बात कर रहे हैं और इसकी कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद ऑक्सीजन की 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब ये लेने वाले हो गए, इधर देने वाले इधर लेने वाले, माइनस का 2। इन सब की एक मतलब ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो निगेटिव चार्ज। जब भी हम आयंस में तोड़ेंगे तो माइनस का लगाएंगे, जब भी हम आयंस में तोड़ेंगे तो किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। और इन सब की वैलेंसी 0 है। 0 होने का मतलब इनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो ये किसी से संयोग नहीं करेंगे, इनकी वैलेंसी 0 है। इसीलिए इनको नोबल गैसेस या अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय मीन्स किसी से जो क्रिया नहीं करती, और इनकी खोज की थी स्कॉट नामक साइंटिस्ट ने, जिसके लिए उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था। अब हम बात करें आयंस में कैसे तोड़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इनकी वैलेंसी कितनी है, ये लेने वाले हैं कि देने वाले। अब जल्दी से हम याद करने का तरीका समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, इसको याद करने का तरीका, हेलिना केरब सीज फ्रांस में, इसका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए सुन प्रभु। कई बार आपने सुना है, बताया जा चुका है, इसलिए जल्दी से एक बार बता दूं, नारायण पास सब बिंदास। मैं पूरा एक वीडियो और बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल पे, जिसमें मैं उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, उस टाइम एकदम डिटेल से देखेंगे। नारायण पास सब बिंदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना जी रनिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। कौन से देने वाले हैं, इधर के देने वाले हैं, इधर के लेने वाले हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितनी इनकी वैलेंसी है। तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देना भी आता है। अगर आपको वैलेंसी याद है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। अब इस पूरे को मैं हटाता हूं, इनको भी देखिए याद करने का तरीका। स्कूटर यमहा लाओ एक, सुन लीजिए जल्दी से, स्कूटर यमहा लाओ एक, स्कैंडियम टी जरा हाफ। यहां तक बस पढ़ेंगे क्योंकि ये सब किसके नाम पे है, नीचे के साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम, और इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, टी जरा बनाओ हाफ। वो नवाब थे क्रोमाटा मन तक रे फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया जिनी कैनेडियन होगा।
इस प्रकार पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। अब एफ ब्लॉक नहीं लिखा तो उसको भी याद करने का तरीका था, सीने पर नदियाँ यूँ प्रेम की समाई, तब गदगद दिल हुआ, आसमान यूं ही लाजवाब हो। ये एफ ब्लॉक को याद करने का तरीका है। तो उसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्लास इंटर में उसका टॉपिक है, तो उसको 3 पेज का चैप्टर है, तो उसको तभी पढ़ा जाएगा एफ ब्लॉक। फिलहाल अब हम बताते हैं कि आयंस में कैसे तोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी डिकम्पोज्ड इनटू आयन अ सब्सटेंस, मतलब जो आयंस में टूटते हैं उन्हें कैसे हम तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा और समझ लें मूलक। आप लोग को पता है, नहीं पता तो भी सुन लीजिएगा, जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए अगर और ध्यान से जानना है ना मूलक कौन कौन से हैं, तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा वैलेंसी वाला, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो उसमें आप ज़्यादा समझ जाओगे। लेकिन एक बार जल्दी समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और ये हमेशा OH माइनस में टूटता है। किस में टूटता है? हाइड्रोक्साइड OH माइनस में। कहीं पर SO4 है तो ये माइनस माइनस में, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट मूलक। ये हमेशा माइनस माइनस में टूटेगा। और इसका रीज़न क्या है? तो इसको हम जब आप केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आप डिटेल में समझ जाओगे। शायद थर्ड चैप्टर है या 4th। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों इस पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता। अमोनियम कहीं पर है, हम किसको तोड़ेंगे? NH4+। हम तोड़ना इसके बाद मैं तुरंत बता रहा हूँ। हाइड्रोक्साइड सल्फेट कहीं पर SO4 है तो ये माइनस माइनस में टूटेगा, NH4 है तो प्लस में टूटेगा, कार्बोनेट है तो माइनस माइनस, कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ज़्यादा समझना है तो वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इन सब के नाम और वो बताए थे। रीजन तब भी नहीं बताए थे, रीजन के लिए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग फॉर knowing the reason why we are giving positive and negative charge in the radicals। हम मूलकों पे क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, रासायनिक बंध जो भी जिस प्रकार है। 6 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। तो उसको हम तभी जानेंगे। फिलहाल हाइड्रोक्साइड सल्फेट, और कोई नाम ले लें जिनका ज़्यादा यूज है, क्लोरीन, क्लोराइड, आप जानते हैं क्लोराइड का मतलब Cl-, और इन्हीं सबसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हम नहीं जान रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तोड़ना बताता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ NH4Cl को तोड़ना है। अब ये देखो किससे किससे मिलकर बना है? अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम आयन है या क्लोरीन है? अब ये तोड़ेंगे कैसे? हमको वैलेंसी पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। हम जानते हैं क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है और इस पे कैसा आता है? पॉजिटिव। अब जब भी आप तोड़ो तो एक बार चेक कर लो, आपको पता है तो आपने तोड़ दिया, नहीं पता होता तो आप नहीं तोड़ पाते। समझिए, इसकी वैलेंसी 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पे 1 निगेटिव। अगर इस पे 1 निगेटिव आया है, हमको नहीं भी पता, तो इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि इस पूरे पे कितना चार्ज है? 0। तो इन दोनों का मिक्सचर भी कितना होना चाहिए? 0। तो ये पहला तोड़ना हो गया। नंबर दूसरा H2SO4। अच्छा, अब आपको नहीं पता, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, वैलेंसी 1 लेता है क्योंकि इधर बना हुआ है। सल्फेट पे निगेटिव चार्ज, अभी अभी आपने जाना। लेकिन गौर से देखें तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं, पर हमको तोड़ना भी करेक्ट है, और ये इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस। लेकिन माय डियर यहाँ पर क्या लिखा है? H2। अगर H2 लिखा है तो जो भी नीचे लिखा होता है उसको यहाँ पर लगा दें। जो भी नीचे, SO4 पूरा 1 है, मतलब SO4 में कुछ लगा होता तो लगाएंगे, अगला एग्जाम्पल वही देखते हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो H के नीचे 2 है तो 2। अब 2 प्लस के हो गए, 2 1 जा 2, 2 1 9 2, 2 माइनस के हो गए, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नंबर 3 Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी अभी आपको मैंने पढ़ा था, अभी अभी बताया था कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, मतलब ये 3 लेता है। सल्फेट की अभी अभी आपको पता चली, कितनी पता चली? -2। लेकिन माय डियर, अब तो ये गड़बड़ा गया, इस पे 3 है, इस पे 2 है। लेकिन अब ध्यान सोचिएगा, ये तो आपको पता था। एल्युमिनियम के नीचे क्या लगा? 2, तो 2 को कहाँ लगा दें? पीछे। सल्फेट के नीचे क्या लगा? 3, तो 3 को कहाँ लगा दें? पीछे इसके। अब गौर से देखें तो 2 त्याई 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस के 3 प्लस के ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6।
तो 6 प्लस के 6 माइनस के, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर आपको रेडिकल्स पता है, थोड़ा सा बैलेंस ही पता है, तो तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट आप नहीं जानते, लेकिन कैल्शियम के बारे में जानते हो, प्लस प्लस। कार्बोनेट के बारे में नहीं पता, लेकिन 2 माइनस हैं क्योंकि पीछे तो कुछ है नहीं। अब आपको मैंने अभी बताया था कि इसकी भी -2 होती है, तो प्लस का माइनस का, और आप ये तोड़ना भी सीख गए हैं। और हम कठिन तो जब क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उस टाइम हम सीखेंगे। एक H3PO4, H3PO4 लास्ट, इसको हम बोलते फास्फेट। नहीं पता तो भी हम समझ लें HPO4। इसके बारे में सपोज आपको नहीं पता कि कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं, लेकिन आपको माय डियर पता कि हाइड्रोजन पे +1 आता है, हाइड्रोजन पे +1 आता है। 3 पीछे लगा है तो क्या लगा दे, 3 एक अन्नम 3 प्लस के हो गए। इसके पीछे तो कुछ लगा भी नहीं सकते। अगर इसके पास 3 प्लस के हैं तो 100% इसके पास क्या होते, 3 माइनस के। अगर आपको कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पता कि फॉस्फेट पे कैसा मूलक है, कितनी वैलेंसी है, कितने निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनको यहाँ से समझ सकते हैं कि इसकी जैसे एक की पता है तो हम दूसरे की समझ सकते हैं कि हाँ दोनों को बराबर होना चाहिए। 3 एक अन्नम 3 प्लस माइनस, इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसकी एक एक चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, और मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या है, कैसे है, और पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और नए वीडियो बनाएंगे। तब तक इस वीडियो में बस इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट जीतू सर पेज पर व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम ऐप पे आप हमसे पढ़ सकते हैं, और भी हम जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।